गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी IB की सीरीज। IB ACIO एग्ज़ाम के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एक तरीके से मॉक टेस्ट की फॉर्म में हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। इन मॉक टेस्ट के अंदर हमने कंसीडर किए हैं SSC CGL में पूछे गए सवाल, CHSL में पूछे गए सवाल, CPO में पूछे गए सवाल, CDS में पूछे गए सवाल। क्योंकि IB के अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे नहीं और उनका स्तर कोई बहुत अच्छा भी नहीं मिलेगा आपको। बड़ा ही बेसिक से स्तर के सवाल पूछे गए थे। तो जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC का कोई भी वेरिएंट हो, CDS हो, स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, और इवन रेलवे वाले बच्चे भी इन मॉक टेस्ट को ध्यान से देखें। जहाँ कहीं भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है उसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है। हर मॉक टेस्ट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वासु स्टडी IQ अपना टेलीग्राम का चैनल है। एक डाउट ग्रुप भी क्रिएट कर रखा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से। चलो भाई, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को देखा, देखते ही लैंग्वेज को रीड करो, नोटबुक पेन अपने पास रखो और कोशिश करो उसे अटेम्प्ट करने की। देखना क्या सवाल कहा कि एक वृत्त का केंद्र O है, AC इसका व्यास या फिर डायमीटर है, BD एक कोड या फिर जीवा है जो AC को E पर काटती है, मतलब BD डायमीटर को कट करती है। बिंदु A को B और D से मिलाया, एंगल BOC 50 डिग्री, एंगल AOD 110 डिग्री, एंगल BEC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस सवाल के लगा लो भाई स्टार। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत सारे बच्चों की समस्या हो जाती है। ज्योमेट्री जो अपना चैप्टर है उसके अंदर डायग्राम, ज्योमेट्री में बहुत सारे बच्चे क्या है, जैसे ये सवाल है, अगर आप वीडियो को एक बार के लिए पॉज करके इसको ट्राई करके देखें कि इसे कैसे डील करेंगे। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम को पहली बार में गलत बना लेते हैं, फिर दूसरी बार नया बनाते हैं, उसमें सुधार करते हैं। एक तो डायग्राम ही वैसे ही कॉम्प्लेक्स होता है आपका, लंबे चौड़ा डेटा आपको दे रखा है, उसे आप एक बार अटेम्प्ट करते हैं, इतने में ही आपके 20 सेकंड चले जाते हैं। फिर उसके अंदर या तो सुधार करेंगे तो डायग्राम इतना बिगड़ जाएगा कि उसमें पता नहीं चलेगा कि क्या सोल्व करना है, फिर नया डायग्राम बनाना पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ है 20, 25, 30 सेकंड तो यहीं किल हो गए। तो एक छोटी सी बात समझना कि डायग्राम के साथ डील करना भी एक अपने आप में अप्रोच ही होती है। डील किया कैसे जाएगा, तो देखो, जैसे इसने कहा कि एक सर्कल है आपके पास और उसका सेंटर दे रखा है आपको O, और इसका AC जो है वो बताया है डायमीटर, AC और O, ठीक है। अब आगे जाओगे तो BD एक कोड है। अब यहां से समस्या शुरू होती है। BD एक कोड है जो कि AC को E पर काटती है। तो कोई बच्चा ऐसा कर सकता है जैसे कोड ड्रॉ कर दें, इसको कट कर दें कहीं इधर उधर, ठीक है। एक संभावना ये है कि आप सही दिशा में चले जाएं, लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की है कि मामला गलत हो जाएगा। तो इस बात को आप कंप्लीटली छोड़ें, इस लाइन को स्किप ही कर दें। बस आपको ये पता है कि BD जो कोड है वो AC को कट करती है, ठीक, और A को B से मिलाना है और D से मिलाना है। अब आ जाओ एंगल पर। एंगल के बेसिस पर आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। BOC आपका 50 डिग्री है, AOD आपका 110 डिग्री है। देखो AO और D क्रिएट करना है 110 एंगल। अगर मैं सीधे इधर ड्रॉ कर दूंगा ये तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब इसे हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, थोड़ा सा इधर बनाएंगे तो AOD हमारा हो गया 110 डिग्री, ठीक है भाई। BOC आपको क्या कह रहा था, 50 डिग्री। C और O को काम में लेना है और B भी है। यहां सीधे ड्रॉ करोगे, B यहां लिखोगे तो 90 होगा, 50 रखना। इसका मतलब थोड़ा सा इसे इधर बना दो, BOC आपका एंगल हो गया 50 डिग्री, लिखा जा सकता है। अब इसने क्या कहा, A को B से, A को D से मिलाया, A को B से मिला दो, A को D से भी मिला दो, मिला दिया। एंगल BEC हमसे पूछ रहा है, और E असल में क्या है भाई, इन दोनों को मिलाने पर कट करना चाहिए। ये भी हो सकता था एक बच्चा कह देता कि सर मैं तो B को इधर बनाऊंगा, BOC 50 डिग्री, लेकिन देखो स्टार्टिंग में ही कह रखा था कि BD किसको कट करेगा, आपके डायमीटर को। तो ये आपकी होती है डायग्राम्स को सही तरीके से बनाने की अप्रोच। मेरे हिसाब से पूरी की पूरी ज्योमेट्री में 8-10 सवाल ऐसे होते हैं कि उन पर वैल्यू चेंज हो करके सवाल बनते रहते हैं, उनका नेचर कंफ्यूजिंग होता है।
उनमें से आप एक सवाल ये मान सकते हो जिसमें दो कोड एक दूसरे को कट करती हैं, डायमीटर भी आपकी कोड ही होती है। चलो इसका सॉल्यूशन करना हमें। BEC की बात चल रही है, BE और C की, इसका मतलब ये एंगल हमसे पूछा है, ठीक है। 90 डिग्री पर तुक्का नहीं मारना है कि दिख रहा है डायग्राम से कि हाँ भाई 90 डिग्री, नहीं, दिखने को छोड़ो। सोल्व करते हैं। देखो ये 110 डिग्री है तो ये आपका एंगल कितना हो गया भाई, 70 डिग्री लिखा जा सकता है क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री। अब ट्राइंगल BOD को देखना, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये पूरा एंगल 120 डिग्री का हो गया, तो 120 ये हो गया, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 60। इसका मतलब ये एंगल आपका 30 आएगा और ये भी आपका 30 आएगा। ये पूछना है। ये छोटी सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी भी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एक्सटीरियर के बराबर होता है। ये आपका रिजल्ट आ गया। ऐसे नहीं करना चाहते तो अंदर वाला एंगल 100 डिग्री हो गया, बाहर वाला एंगल ऑटोमेटिक आपका 80 डिग्री हो गया। सवाल के स्टार मार्क लगा लेना। मॉक टेस्ट में आपको बिल्कुल ऐसे सवाल मिलेंगे कि उनका इवन मैंने तो ये भी प्लान कर रखा है कि पैरेलल के अंदर आपके CGL मेंस के जो डिफिकल्ट सवाल हैं, मेंस का मतलब ये नहीं होता है कि सारे उसमें मुश्किल सवाल आते हैं, कुछ सवाल आसान भी आते हैं, कुछ आपके मॉडरेट लेवल के भी आते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं। आने वाले डेज में आपको इनमें डिफिकल्ट सवाल भी मिल जाएंगे जो मॉक टेस्ट इसके अंदर CGL मेंस के अंदर पूछे गए थे। ध्यान से देखें, हर सेशन में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा और उसे अलग से आप नोट करते हुए जरूर चलें। चलो भाई अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहा, ट्राइंगल PQR में एंगल PQR जो 90 डिग्री है, कहने का मतलब एंगल आपका ये 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग एक रैंडम मार्किंग कर लेते हैं कि एंगल जो हमारा Q है वो क्या है, 90 डिग्री। इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो R। PQR हो गया। PQ की वैल्यू आपको दे रखी है 10, ठीक है भाई। PR की वैल्यू आपको दे रखी है 26, ठीक। अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या को समझो, सवाल तो आसान है वैसे। इसके अंदर जो भी सर्कल बनेगा, ऐसा बड़े से बड़ा सर्कल, बड़े से बड़ा बनाओगे वो तीनों साइड को टच करेगा, उसकी रेडियस स्मॉल r होती है। स्मॉल r अमूमन लिख देते हैं। स्मॉल r लिखा कैसे जाता है भाई, स्मॉल r वैसे तो निकालते हो तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर लिखा जाता है, बट राइट एंगल ट्राइंगल के केस में आप इसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू इसी पैटर्न के अंदर डाल करके इसको सोल्व किया जाता है, तब आपका रिजल्ट आता है। कहने का मतलब जब ज्योमेट्री हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर तो वो है कि नहीं पढ़ रखा है तो मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलता है इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये 5 सेंटर होते हैं आपके। इनको पहले एक बार पढ़ा जाता है, फिर इनको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ा जाता है, फिर इनको इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए पढ़ा जाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये कंक्लूजन आता है। अब मुद्दे की बात है, ये वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का रेशियो लोगे, कितना आएगा भाई 5 और 13। तो आपको पता है 5 12 13 आपका ट्रिपलेट बनता है। ये तो 5 नहीं होकर 10 है, ये 13 नहीं होकर के 26 है, ये 12 नहीं होकर के 24 होगा। सोल्व क्या करना था भाई, इन दोनों को ऐड कर दो, 34 आ गया, उसमें से 26 लेस कर दिया, 26 लेस कर दिया 8 बचा, 8 में डिवीजन कर दिया 2 का, तो रिजल्ट अपना क्या आ गया 4। बाकी इसमें कुछ खास दिमाग लगाना नहीं था। डायग्राम आप चाहते तो अवॉइड करना संभव था। चलो भाई एक इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है, CGL मेंस 2017 से उठाया गया सवाल। देखना जरा, दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 वर्ग दिए गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। यहां एक डायग्राम दिया है, उसके अंदर एक तो स्क्वायर आपके पास छोटा है और इसी के पास एक बड़ा स्क्वायर इसने क्रिएट कर रखा है, ये वाला, ये एक हो गया बड़ा स्क्वायर, इसको मिला रखा है इसने इसके साथ, और ये वाला जो हमारा रीजन है इसको इसने कर रखा है शेडेड, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है भाई, 8 है इसकी लेंथ, ठीक है। इसकी लेंथ अगर मैं h मान लूं तो मेरा इस पार्ट का एरिया क्या होगा 1/2, 8 इंटू में h।
इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस एच को कैसे फाइंड किया जाए। चलो फिर, ये वाली लेंथ आपकी इसने दे रखी है 20, इधर भी 20, इस साइड भी देखोगे तो 20 20 20 इसने बता रखा है। अब बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना भाई। ऑब्जर्व क्या करना है, यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर बनते हैं। कैसे बनेंगे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 90 डिग्री होगा ही होगा और ये 90 डिग्री होगा ही होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो अलग अलग ट्रायंगल्स में अगर आपको दो एंगल सेम मिल गए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सेम होगा। साइन रूल लगा करके देखोगे, साइन अल्फा अपॉन समथिंग, साइन बीटा अपॉन समथिंग, साइन गामा अपॉन समथिंग, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल सेम है तो साइड्स का रेशियो भी सेम मेंटेन हो जाएगा। तो फाइनली आपको ये ध्यान रखना होता है कि दो एंगल सेम मिल गए, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, क्या करोगे भाई, एच निकालना है। थीटा के सामने की भुजा आपके साथ 8 है, थीटा के सामने की भुजा आपके पास कितनी है, 20 है। ठीक, अब हम लोग क्या करें, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। थीटा के सामने की भुजा आपने 8 ले ली और बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने की भुजा आपने 20 ले ली। कंक्लूजन क्या निकला भाई, इसको जब आप कट करते हो तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये वाली बात आ जाएगी आपकी 5। हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर छोटे ट्रायंगल में साइड का रेशियो 2 है तो बड़े वाले ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक छोटी सी बात और ऑब्जर्व करना, मैं ये चाहता हूं कि इसका तीसरा एंगल अल्फा मान लूं तो इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तीसरा एंगल अल्फा। साइड का रेशियो 2:5 बन रहा है, इसका मतलब छोटे ट्रायंगल की ये साइड 2 होगी, अल्फा के जो सामने है बड़े ट्रायंगल में भी अल्फा के सामने की साइड आपकी कितनी हो जाएगी, 5 लिखा जा सकता है। चलो 2:5 में जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ये कितनी है भाई, 2 और 5 मिलकर के किसको बताता है, 20 को। हमें नीड है 2 की, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 है किस में से, टोटल 7 में से। तो जो टोटल लेंथ है इसमें से h जो है वो आपका 2/7 पार्ट है, असल में टोटल लेंथ कितनी है, 20। तो ये बिहेव करेगा किसकी तरह, h की तरह लिखा जा सकता है। इसे हम कर देंगे 100, ये यहां से कटा तो रिजल्ट कितना आ गया भाई, 180/7। क्लियर है बात। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो मुद्दे की बात यह है कि आपको एग्जाम में कभी भी डायग्राम नहीं बनाने, आपकी सिमिलरिटी पर कमांड जो है वो थोड़ी ठीक होनी चाहिए। सिमिलरिटी पर कमांड ठीक नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। जहां कहीं भी क्रॉस लगा, पता चल गया कि नीचे ब्लैक वाले में वो पार्ट थीटा, ऊपर भी थीटा, दोनों ही ट्रायंगल के अंदर आपको 90-90 दिखना चाहिए, इतने में आप जज कर ले जाएंगे ट्रायंगल सिमिलर है। साइड का रेशियो क्या चलेगा भाई, दोनों ही ट्रायंगल में थीटा के सामने एक में 8 है, एक में 20 है, 4 से काटोगे 2:7 आ गया। तो इस शेडेड पार्ट का एरिया अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे 1/2। शेडेड पार्ट का हमने बेस मान लिया 8। हाइट कितनी भी, ये जो पूरी लाइन जा रही है इसके हिस्से में 2 है, इसके हिस्से में 5 है, तो हमें तो 2 वाला हिस्सा चाहिए। तो पूरी लेंथ का 2/7 पार्ट, पूरी लेंथ देखो 2 ये होगी, 5 ये होगी, 2/7 पार्ट है। पूरी लेंथ है कितनी एक्चुअल में, पूरी लेंथ नीचे से ऊपर तक आपकी 20 है। इसी पार्ट को सोल्व करना था और सीधे सीधे आपको सेकंड नंबर वाला जो पार्ट है वो दिख रहा है कि आपका आंसर हो जाएगा। कमांड की नीड होती है भाई, सीधी सीधी सी बात ये है कि एग्जाम हॉल में आपने जितनी मेहनत पहले की है, मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज मैथ के 100 ही सवाल करते हो, नहीं, आप हर रोज खुद में क्या इंप्रूवमेंट करते हैं। इन मॉक टेस्ट को देखोगे तो इंप्रूवमेंट की डायरेक्शन आपकी फास्ट हो जाएगी। खुद से करोगे हो सकता है बहुत सारे विचार ना आए, और भी तरीके हैं, लेकिन मुझे ये पर्सनली तरीका ठीक लगता है इसको डील करने का। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इसमें सिमिलरिटी दूसरी डायरेक्शन में भी लगा सकते थे आप, इधर जैसे छोटा ट्रायंगल 8 और बड़े की भुजा आपकी 28, वहां पर भी सिमिलरिटी आपकी अप्लाई हो सकती थी। देखो 12 संख्याओं का औसत 55.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 53.6, अगली 4 संख्याओं का औसत है 54.6, 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, लेकिन क्रमशः 11वीं 12वीं से 2 और 3 कम है। 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब पहले तो मुद्दे की बात सुनो, 12 संख्याएं हमने मान लिया सबका एवरेज जो इसने दिया 55.5 है।
पहले 4 संख्याएं उनको हटा दो, बाद में जो 4 संख्याएं उनको भी हटा दो, बची कितनी 4 संख्याएं। एवरेज हमने क्या मान रखा है, हर एक संख्या का 55.5। तो इसका मतलब पहली 4 संख्याएं चली गई, दूसरी भी 4 चलेगी, बची हुई 4 संख्याएं एवरेज 55.5 है। टोटल करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 55.5 को 4 से करोगे, 55 को 2 से किया 110.5 को भी 2 से किया मतलब 111, और उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा 222, या सीधे मल्टीप्लाई कर सकते थे तो 222। कैसे कर रहे हैं भाई, बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको इतना डिटेल में सिखाया है। एवरेज चैप्टर अगर आप ठीक से खोल के देखेंगे तो आपको पूरे YouTube पर ऐसी क्लास नहीं मिलेगी जिसके अंदर आपको अराउंड 190 के आसपास, या एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूं तो ऐसा सेशन जिसमें आपको 200 सवाल करवाए गए थे, कुछ भी नहीं छूटा था। बैंक पीओ तक का लेवल, कैलकुलेटिव नेचर के सवाल, हर नेचर को हमने कवर किया था, और कॉन्सेप्ट था अपना बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो उसे जरूर देखें, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि इनमें अगर टोटल वोटल के चक्कर में पड़ गए ना तो एक सवाल इतना टाइम किल कर देगा जितने में आप 3 सवाल और कर सकते थे। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हम पहली 4 संख्याओं का हिसाब करते हैं कि भाई इनकी जो वैल्यू है, 4 संख्याएं हैं आपकी, इन 4 संख्याओं में वैल्यू कितनी है 53.6, और हमारे पास एवरेज कितना है 55.6। ग्रुप से जब आप इनको निकालोगे, एक संख्या खुद के साथ वैल्यू कितनी लेके जाएगी 53.6। हमने मान रखा था कि एवरेज है वो 55.5 है, कितने की कमी लेकर के गई भी 53 में आप 2 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा आपका 55.6 में 2 जोड़ते हो, तो इसका मतलब ये संख्याएं जो आपके पास दे रखी हैं 4, ये बाहर जाएंगी तो ग्रुप के अंदर क्या छोड़ के जाएंगी 1.9, क्योंकि हमने मान रखा था 55.5, ठीक है, ये ग्रुप से बाहर जाना चाहिए था, लेकिन संख्या क्या करिए नहीं 53.6 ही जाएगी, तो इसका मतलब हर एक संख्या 1.9 वैल्यू ग्रुप में छोड़ गई। अगली 4 संख्याओं को अगर आप ऑब्जर्व करोगे 54.6 है आपका, कितने का डिफरेंस है भाई 55.5 के साथ, तो डिफरेंस देखोगे तो 0.9 का है, 4 ही वो संख्या है, तो 4 गुना में 0.9 ये ग्रुप में फिर से छोड़ गई वैल्यू। ये असल में बची हुई 4 संख्याओं का सम है। इसे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई 19 और 9 आपका 9 9 18 2.8, 4 से गुणा करना है, 28 गुणा 2 56, 56 गुणा में 2 112, तो 11.2। तो इन 4 संख्याओं का सम जब आप निकालेंगे तो आपके पास ये सम बनेगा, ऐड कर देते हैं 233.2 बनेगा। क्लियर है भाई। ये डेटा बोलने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बाकी अगर डेटा इजी होता तो आपके हो सकता है सीधे सीधे बात भी क्लिक होने लग जाती, खुद सोल्व करना होता तो भी मामला आसान था। बची हुई 4 संख्याओं का आपने सम निकाल लिया, अब इनका हिसाब करते हैं। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 ज्यादा है, लेकिन 11वीं और 12वीं, 10वीं संख्या का रिलेशन सबसे बताया है। 10वें नंबर का जो नंबर है आपका, उसकी वैल्यू हमने मान ली x, 9वें से 3 ज्यादा है तो 9th वाला क्या होगा x माइनस 3। फिर क्या कहा, 11वीं और 12वीं संख्या से 2 और 3 कम है, तो 11वीं संख्या कितनी हो गई भाई आपकी x प्लस 2, और 12वीं संख्या क्या हो गई आपकी x प्लस 3, ये लिखा जा सकता है। चलो भाई सबका सम करोगे 1 2 3 और 4x तो आपके पास यहाँ पर वैसे ही मेंटेन है, क्लियर है, 4x वैसे ही आपके पास मेंटेन है, इक्वल का साइन लगा दो, लेस क्या करना है 3 से 3 आपका कट गया, इसमें से 2 लेस करना है तो 231.2, 4 को यहाँ से आप लेस कर दोगे, सॉरी 4 का डिवीजन कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 बार 31 बचा आपके पास, 7 4 आपके पास 28, फिर 3 बचा 0.8, x की वैल्यू आ गई। पूछ क्या रहा आपसे 10वीं और 12वीं संख्या का औसत। 10वीं संख्या कौन सी है भाई, ये वाली, 12वीं संख्या क्या है, ये वाली, इन दोनों का एवरेज, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2x प्लस 3, 2 का डिवीजन करोगे तो एवरेज क्या आ जाएगा x प्लस 1.5, इसमें 1.5 आपने और ऐड कर दिया, ये रिजल्ट आ गया 7 8, और एक आपके पास 9 5, 59.3। अच्छा कहीं ना कहीं देखो भाई कैलकुलेशन एरर की है, तो इसका थोड़ा सा आप देख लेना हिसाब किताब कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, ठीक है भाई। चलो कैलकुलेशन एरर तो अपनी हो गई है यहाँ पर, इसका तो अभी कोई समाधान तुरंत के तुरंत निकलेगा नहीं, ठीक है, चेक कर देना।
अब मुद्दे की बात यह है कि डेटा इतना ही लिखना था, एक्सप्लेन करने में डेटा जब कॉम्प्लेक्स होता है बोलने में कि 54.6 हो गया, 55.5 में ये लेस करते हैं, तो बच्चा जब अंडरस्टैंड करता है उसे लगता है कि मामला कॉम्प्लेक्स है। देखो ये सीजीएल में पूछा गया ही सवाल है, इस टाइप के कैलकुलेटिव नेचर के सवाल आते हैं। अगर आप इनको पूरे का टोटल करके करने का प्रयास करोगे, एक्सट्रीम लेवल पर आपका टाइम किल होगा। अभी भी आपके पास जो बच्चे सीजीएल का एग्जाम देंगे भविष्य के अंदर, आपके पास टाइम है। मैराथन क्लासेस डाल रहे हैं हम लोग, पूरा के पूरे चैप्टर्स का कंपाइलेशन करके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उस पर पीछे स्क्रॉल करके जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्लासेस डल रही हैं। 7-7, 8-8 घंटे की भी क्लासेस हैं। उनको आप देखना नहीं चाहते, आप चाहते हो कोई टीचर है ऐसी कोई जड़ी बूटी आपको दे दे, उससे मामला सोल्व हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। जिसको मैथ आ रही है इसका मतलब उसने मेहनत की है, तभी उसको आती है। इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। अगर शॉर्टकट होता और कोई खोज लेता ऐसा शॉर्टकट, तो मेरे ख्याल से उसके पास भीड़ लगी होती कि गुरुजी बताओ, राज ही बताना, उससे मैथ्स आ जाए। नहीं भाई, मैथ्स है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक सवाल पर दिमाग लगाओगे तभी आएगी। देखो, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी करने में उससे 4 घंटे कम लगता है। ए की गति ज्ञात करें। यह सवाल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, ठीक है? ठीक सा सवाल है। कमेंट कर देना भाई, कमेंट कर देना अगर नहीं सोल्व होता है तो। अगर ऐसे 10-15 बच्चे कमेंट आ जाएंगे, आप खुद भी देख लेना। अगर ऐसे 10 कमेंट भी आ गए कि सर अगली क्लास में एक्सप्लेन करो, तो बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे। अगर कमेंट नहीं आते हैं तो इसका मतलब मैं ये मानता हूं बिल्कुल आपने मेहनत की है, आपको सवाल सोल्व करने आ रहे हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 6 देखना, क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त ए पी क्यू की भुजा पी क्यू को बिंदु आर पर तथा भुजाओं ए पी और ए क्यू को आगे बढ़ाने पर क्रमशः बी और सी बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि ट्राइंगल ए पी क्यू का परिमाप 30 है तो ए बी की लंबाई। देखो, ट्राइंगल ए पी क्यू की भुजा पी क्यू को आर पर टच करता है, ठीक है भाई। एक तो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल, एक हमारे पास है सर्कल। एक वृत्त है, पी क्यू को बिंदु आर पर टच करता है। ये हमने मान लिया कि हमारे पास भुजा क्या है, पी, और ये हमने ले लिया क्यू, इसे ये आर पर टच करता है। और फिर क्या कह रहा है, ए पी और ए क्यू को आगे बढ़ाने पर बी और सी बिंदुओं पर। इसका मतलब यहां से आप इसको बढ़ाओगे ए पी को, और यहां से आप इस भुजा को बढ़ाओगे, इधर से ले लेते हैं ए क्यू को, ए पी और ए क्यू को आगे बढ़ाओगे तो ये टच करते हुए कहाँ मिलेगा आपको, बी पर इसने टच किया और सी पर इसने आपको टच किया, ठीक है। ट्रायंगल ए पी क्यू की जो ए पी क्यू है इसकी पेरीमीटर इसने आपको दे रखी है कितनी भाई, 30। ए बी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। वैसे तो इस सवाल का आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 15, ज्योमेट्री पर अगर आपने ठीक कमांड कर रखी है। लेकिन बात को समझो, लॉजिक क्या है भाई इस सवाल के पीछे का। लॉजिक बड़ा ही आसान है कि जब भी कभी कोई आपके पास सर्कल होता है, बाहर किसी बिंदु से आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों ही टेंजेंट की लेंथ क्या होती है आपकी, सेम होती है। अब यहां से जरा गौर करना, एक तो कंक्लूजन ये है कि ए से लेकर सी तक जो दूरी है और ए से लेकर बी तक जो दूरी है वो दोनों की दोनों ही सेम है। रीजन क्या हो गया, ए से ड्रॉ की गई दोनों की दोनों टेंजेंट है, एक कंक्लूजन। फिर देखना, P से B तक की जो दूरी और P से R तक की दूरी ये भी सेम है। रीजन क्या है, पॉइंट P से आपने PR टेंजेंट ड्रॉ की और P से आपने PB टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट आगे कहाँ तक जा रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, जिस पॉइंट पर उसने टच कर दिया वही बात है। ऐसे तो इसको आगे बढ़ा दोगे फिर कह दोगे ये और ये टेंजेंट कहाँ इक्वल है, नहीं। यहाँ से जिस बिंदु तक ये जा करके टच करती है उसके पर्सपेक्टिव में इस बात को कहा जाता है। ऐसे ही देखोगे तो Q से QC और Q से QR ये भी आपकी दोनों की दोनों क्या है, टेंजेंट, तो ये इक्वल हो जाएंगी, लिखा जा सकता है। इस ट्रायंगल की पेरीमीटर लोगे तो मैंने इसको नाम दे दिया है A और इसको नाम दे दिया है मैंने X, इस दूरी को नाम दे दिया मैंने B और इसको नाम दे दिया है Y। इजी करना चाहते हो अगर इस सवाल को तो आप इसको A मान लो, इसको X मान लो, इसको A मान लो, इसको भी X मान लो कि भाई मेरा तो जो ट्रायंगल बन रहा है वो एग्जैक्ट दोनों तरफ से सेम है, रिजल्ट आ जाएगा।
लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि कल को डायग्राम भी दे दे वो आपको टेढ़ा मेढ़ा करके, तो भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ये दूरी आपकी x है तो ये भी x होगी, ये दूरी y है तो ये भी आपकी y होगी। इस ट्राइंगल की पेरीमीटर जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे a प्लस एक्स प्लस बी प्लस वाई आ जाएगा। ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है पेरीमीटर आपकी 30 आ जाएगी। अब आपको ये पता है कि a प्लस एक्स की जो लंबाई है वही लंबाई आपकी b प्लस वाई की है। इसका मतलब इस पूरी लंबाई को हम k कहते हैं, तो ये भी आपकी k होगी और टोटल 30 है, तो इसका मतलब इसकी लंबाई 15 बनेगी, इसकी भी लंबाई 15 बनेगी। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि AB की लेंथ जो है वो आपकी 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, वैसे कोई तनाव लेने वाली बात होती नहीं है कि पेरीमीटर जैसे एक एग्जाम में और भी तरीका आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, कोई उसमें भी समस्या नहीं है कि ये जो x वगैरह आप मानते हैं। वैसे तो खेल सारा देखो कॉन्सेप्ट का है, जिस बच्चे ने डेवलप कर लिए उसके लिए सारी चीज़ें आसान है, उसे कुछ भी फालतू काम करने की नीड नहीं है। कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो रहे हैं तो क्या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ट्राइंगल APQ की पेरीमीटर कितनी एडजस्ट करनी है आपको 30, 10-10 आपने ये मान ली, ठीक है, 5-5 आपने ये मान ली, हो गई 30। ये 5 है तो इसका मतलब ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि ये लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट मेथड है, हालांकि मैं प्रीफर नहीं करता कि आप मैथ्स के अंदर जब आप एग्ज़ाम ऐसी दे रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन, आप एक इंस्पेक्टर बन सकते हैं, उन एग्ज़ाम्स के अंदर भी आप जुगाड़ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये जुगाड़ लगाने वाली मैथ है नहीं। चीज़ों को डिटेल में पढ़ो, हाँ सीख लो कि किसी मुद्दे पर पर्टिकुलर फंस गए तब अपने पास क्या तरीका होगा, उनके लिए चलता है कि आपने मेहनत भी की और प्रॉपर मेथड से आप सवाल भी करते हैं। कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें समस्या आ सकती है, तो आपने सब्स्टिट्यूट मेथड भी ढूंढ रखा है। चलो भाई, 7 नंबर में इसने क्या कहा कि ए की आय बी से 40% अधिक है और ए की आय में 25% वृद्धि और बी की आय में 40% वृद्धि, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि। सिंपल सा काम है, देखो ए की इनकम और आपके पास बी की इनकम, क्या कहा भाई, ए की इनकम जो है बी से 40% अधिक है, 40% 2/5, तो इसकी इनकम 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई 7 हो जाएगी। ए की आय में क्या होता है भाई 25% की वृद्धि होती है, इसका 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई 25 गुणा 7 175, 1.75 ये आ गया। और बी की आय में 40%, इसका 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2। अब क्या कह रहा है, दोनों की इनकम में कितने का इंक्रीज हुआ, दोनों की इनकम में ये तो इंक्रीज है कितने का 3.75 का, किसके बेसिस पर है भाई, टोटल इनकम 12 पर, परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। इसे कर देते हैं हम लोग सोल्व। देखो 12 3 36, एक बचा, एक बार डिवीजन चला गया, आगे पॉइंट्स में दे रखा है 3/12 1/4, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0.25। तो बड़ा स्मूथ वे से डील कर सकते हो, कोई अजीबोगरीब डेटा मानने की भी नीड नहीं थी, कैलकुलेशन करना संभव था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 देखना, एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 12,000 से 20,776 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है चक्रवर्ती ब्याज पर, उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कहा 3 साल के अंदर आपका 12,000 से 20,776 हो जाता है। अब यहां पर जो आपको डेटा दे रखा है कौन से वाला भाई 12,000, और यहां पर आपको डेटा दे रखा है चक्रवर्ती है ना, 3 वर्ष में ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 1 मिनट इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं, कंपाउंडेड एनुअली कितनी हो रही है 20,776। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि जब भी कभी 3 साल की स्टोरी होती है, जब भी कभी 3 साल की स्टोरी होती है, यहां से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता चलती, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका करते हैं क्यूब रूट। कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा चुका है, क्यूब रूट करोगे तो ये मामला 1 ईयर में आ जाता है। क्यों आता था, जनरल जो फॉर्मूला था उसमें इस बात को एक्सप्लेन किया था कि देखो ये फॉर्मूला है, इसमें ऐसे करते हैं तभी ऐसे बनता है। अब विडंबना ये रही कि 2 नंबर के बारे में आप ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि ये किसी भी नंबर का क्यूब रूट नहीं है, सॉरी इसका क्यूब रूट नहीं कर सकते आप 12,000 का।
तो क्या करें, अगर ये 1000 बन जाए तब हम इसका कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप क्या करो, 12 से काटो, पहले तो रेशो लो, एक बार काटा 8, 12 7 84, ठीक है 87 था ना, 3 बचा, 12 गुणा 2 आपका 24, 24 में आपके पास बचा है ये 12 8 96, ठीक है भाई। अब 1728 क्यूब रूट करोगे, इधर से आ जाएगा 10 और इधर से आ जाएगा 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दिख रही है अभी, 20% दिख रही है। बस इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। एक तो यहां पर जो आपने बात जज की है वो इंपॉर्टेंट थी कि चलो वो नंबर तो उलझा हुआ है, हमें नहीं पता। अब कुछ बच्चे इसमें दिमाग लगा लेते हैं कि वो क्यूब रूट निकालना सर आपने सिखाया तो था, पीछे कई सवालों में सीधे सीधे अप्लाई होता था। भाई एग्जामिनर थोड़ा चालाक है, वो इतना चालाक हो जाता है कि जब तक कटिंग नहीं करोगे और सीधे क्यूब रूट कर दोगे, करने को तो कर दोगे इसका, लेकिन वो सही नहीं होगा। क्यूब रूट तभी संभव है जब नंबर का क्यूब आपको दे रखा है, वो दे नहीं रखा, क्यूब रूट का लॉजिक लगा रहे हो, सीधे रिजल्ट निकालोगे, गड़बड़ हो जाएगी। चलो भाई 10:12 20%, 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, तो देखो 2 साल के अंदर तो कोई तनाव ही नहीं लेना है। 12,000 का पहले साल का ब्याज कितना आ गया, 20%, 2400 2400 4800 तो ब्याज आपको वैसे मिल गया। और 2400 का भी आपको क्या करना था भाई, 12% निकालना था। 12% निकालते ये इससे कट गया, 24 2 आपका 48 और 24 में 4 जोड़ोगे 28, तो ये बन गया ब्याज। सीखा हुआ है अच्छे तरीके से। 12,000 तो मूल राशि थी, इस पर ये इतना कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, तो रिजल्ट कितना आ गया 17,088। 17,088, एक मिनट 12% नहीं था भैया, ये था आपका 2400 का 20% आपको निकालना था, तो ये आता आपका 480। 12% ले लिया हमने, देखो 80 8 4 आपका 12 5, तो ये रिजल्ट क्या आ जाता 17,280 रुपये। 12,000 में इसको ऐड कर देते, ठीक है। ये सारा का सारा काम हम लोगों ने सीख रखा है। लेफ्ट वाला अनवांटेड काम आपको नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखें, टाइम बचेगा तभी सिलेक्शन होगा। सवाल करने वाले इस देश में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन करने आते हैं, वो 10-10 लाइन के सवाल भी कर लेते हैं, लेकिन अप्रोच ऐसी हो कि आपका टाइम बचा दे। तो हमेशा रिलेवेंट क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करें। और टाइम बचाने का मतलब जो जो आपको अप्रोच स्टार मार्क करवा के बताई जाती है उनको अपने नोट्स में डालें। आप ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसी कोई किताब भी नहीं आती है मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि भाई इसको पढ़ लेना, इससे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। ऐसी बुक है नहीं। ऐसी बुक भी नहीं है जो ये बता देगी आपको कि यहाँ यहाँ एरर होती हैं, ये होती हैं। आप मॉक टेस्ट देखें, मॉक टेस्ट के अंदर हर पार्ट के ऊपर आपको काम करवाया जाता है। कैलकुलेटिव सवाल है तो क्या समाधान करें, कोई बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट का सवाल है तो क्या समाधान करें, उनको देखें, अपने नोट्स में शामिल करें। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आज कोई बताने वाला है, आज भी नहीं करोगे तो फिर वही है कि आपकी योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो बेटर है जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूस मैसेज भी करते हैं मुझे कि हाँ सर इम्प्रूवमेंट हुआ है। सीरीज से पहले जैसे रेलवे की सीरीज चलाई थी, उससे पहले हमें मैथ्स उस लेवल का नहीं आता था। हमने आपकी सीरीज़ देखी, रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर सारे के सारे ही सवाल अटेम्प्ट कर दिए। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका शायद ही कोई एक सवाल गलत हुआ हो, लगभग ने सारे के सारे सवाल ही अटेम्प्ट किए हैं। रीज़न भाई उन्होंने मेहनत की है। कोई उनका रास्ता दिखा रहा था, वो रास्ते पर चल पड़े। कुछ ऐसे भी नमूने होते हैं कि रास्ता दिखाते रहो, जैसे ही सवाल टिपिकल, ना 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 ना, टीचर में बात नहीं है। किस में बात है? आप में बात है नहीं। वैसे भी आपको बस इतना ही करना है कि दिखने में मुश्किल सवाल है उससे भाग जाओ, पीछा छुड़ा लो। एक ऐसे बच्चे हैं जो अनवांटेड डायरेक्शन में मेहनत करते हैं कि मुश्किल सवाल लाओ, वो करेंगे और मुश्किल, 4 लाइन का सवाल, 10 लाइन का सवाल, 15 लाइन का सवाल, एक एक सवाल पर 1-1 घंटा लगा दिया, सोच रहे हैं, विचार करें। एक बात बताओ, भगवान ने बुद्धि दे रखी है, इसका थोड़ा प्रयोग भी कर लो कि एग्जाम में जो काम चीज़ें आ ही नहीं रही हैं उनके ऊपर क्यों दिमाग लगाना। कई कहते हैं कि सर हर साल जैसे सीजीएल मेंस में 4-5 सवाल नए आ जाते हैं तो उनके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। भाई 95 सवाल, 95 क्वेश्चन, उनकी वजह से आपका स्कोर 190 प्लस या 190 आपका स्कोर हो सकता है, उनको करना नहीं चाहते। जो कि प्रीवियस ईयर में जैसा पैटर्न पूछा गया था उसी पैटर्न पर चलता है, बस कुछ सवाल कैलकुलेटिव हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को सुधारो। नहीं, उन 5 पर मेहनत करनी है कि हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा है तो उन 5 पर मेहनत करेंगे। मेहनत कहाँ से लाओगे कि इस बार क्या आएगा, नहीं पता है। तो जहाँ कहीं भी आलतू फालतू सवाल मिलते हैं
वो स्टूडेंट उनमें टाइम किल करते रहते हैं। सिलेक्शन आज भी आसान है, बशर्ते आप सही दिशा में काम करें। दिशा अगर आपकी इधर उधर भटकी हुई है तो चुनौतियां आएंगी, और मन में उन बच्चों की ये एहसास रहता है कि नहीं भाई सिलेक्शन कुछ अजीब ही टाइप के बच्चों का होता है, पता नहीं कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, कौन से नोट्स प्रीफर करते हैं। 4 किताबें पढ़ के आपका जीवन, आने वाला जितना भी जीवन है वो सारा का सारा सुधर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको वो 4 किताबें पढ़ लेनी चाहिए, और वो 4 किताबें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस्ड होती हैं। ठीक है, अनवांटेड कंटेंट है उसकी भरमार है, बाकी खैर आप समझदार हो, सवाल करते हैं इससे भला होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, एक दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है, इसके बाद भी 10% का लाभ। तो देखो क्या करोगे, सीपी आपने कुछ ले ली, 10% का लाभ मतलब 11/10। ठीक है, इस पर ये क्या आ गई सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस कितनी है भाई 550, 20% की छूट 80% मतलब 4/5, ये भी क्या आ गई सेलिंग प्राइस, दोनों इक्वल है। यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। सोल्व करोगे, 5 से काटा आपने इसको 2 बार, 11 से आपने इसको काटा 50 बार, 50 गुणा में 2 100, 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 400 आ गया। 400 रुपए आपकी कॉस्ट प्राइस है, बेच कितने में रहे हो भाई 70 में, 470 में, 70 का लाभ किस पर 400 पर, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 खत्म कर देगा। डिवीजन करना भी, डिवीजन करोगे 16 17 4 68 और 0.5, ये हमारा क्या हो गया यहाँ से रिजल्ट लिखा जा सकता है इजी वे में। चलिए भाई सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। बोर्ड मास का हमारा सवाल है। बोर्ड मास का जैसे ही कोई सवाल देखो तुरंत के तुरंत चौकन्ने हो जाओ कि जो एरर हो सकती है सबसे ज़्यादा होगी ऑफ के अंदर, और इसके अलावा एरर हो सकती है आपकी डिवीज़न में। 2 ही टाइप की एरर होती हैं। स्पीड थोड़ी फास्ट करनी है तो इसको क्या करो, जैसे डिवीज़न में x/y है, इसी को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई में y/x लिख दो। ये आपके बोर्ड मास का है कंक्लूजन। चलो सोल्व करते हैं। सोल्व करोगे तो देखना पहले क्या दे रखा आपको 3/4, 3/4 दे दिया, इनटू में आपके पास क्या है 3 2 6 और 2 8, 8/3 लिख दिया। फिर डिवीज़न है, लेकिन डिवीज़न से पहले ऑफ लगा हुआ है वो सोल्व करना है। हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न को मल्टीप्लाई में करेंगे। तो जो आगे 5/9 को आगे 6/5 से करोगे तो आपको भी पता है 9 और 5 नीचे है, इंटरचेंज करोगे तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, 5 भी ऊपर चला जाएगा। ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर 5 इसके नीचे, ये नीचे आ गई, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 6। दोनों का पेयर एक साथ बना लो बस ऑफ वाले में, बाकी डिवीज़न है तो इंटरचेंज कर दिया। आगे कोई तनाव है नहीं, यहाँ तक मामला हो गया। फिर देखना क्या दिया 2/23, फिर मल्टीप्लाई में दे रखा है 6 3 18, 18 और 5 आपका 23 बटा में आपके पास कितना आ गया 6। थोड़ा सा सवाल मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, प्रॉपर दिख जाए अपने को सॉल्यूशन। देखना अब यहाँ पर बात को ऑब्जर्व करना, ये आ गया। फिर देखो डिवीज़न में है 2/7 और इसका का, तो इसका मतलब डिवीज़न को लिख दिया हमने मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इंटरचेंज करोगे तो एक के डिवीज़न में 7 है, एक के 3, तो इनको तो ऊपर भेज दो, 3 गुणा 7। इसको सोल्व करोगे आप कितना आएगा भाई, 2 तो एज इट इज पड़ा हुआ है, 3 2 6 और एक आपका कितना हो गया यहाँ पर 7 लिखा जा सकता है। ये सिंपल सा आपका काम था, ये आपने लिख लिया तो सवाल सोल्व हो गया। मतलब 3 से आपका 3 कट गया, और यहाँ से देखोगे 4 से इसको काटोगे 2 बार, 2 से इसको काटोगे 3 बार, ये 3 बार, और ये इससे कट गया, यहाँ से तो 3 आ गया। 23 से 23 कट गया, इस पार्ट से ये वाला पार्ट कट गया, 7 से 7 कट गया। 3 में आपको जस्ट हाफ करना है तो 3.5, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है कि आपका रिजल्ट होगा। तो बड़े ही स्मूथ वे से आप इस सवाल को इजी वे में डील कर सकते थे, कोई तनाव वाली बात ही नहीं थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो ट्राइंगल एबीसी में बी एंगल आपका समकोण है, ए बी आपका 7 है, ए सी माइनस बी सी 1 है, सेक सी प्लस कोट है। सवाल के लगा लो भाई यहाँ पर स्टार, ये भी थोड़ा ठीक सवाल है। एक आपके पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी बी पर ये क्या है राइट एंगल, तो इसका मतलब आगे की जो साइड है ए बी और सी आपने लिख दी। ए बी की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 7,
AC डायगोनल हो गया, सॉरी इसका हाइपोटेनस हो गया। AC को अगर आप लिखोगे तो आप पाओगे BC+1 है ये, BC को राइट साइड में आपने भेज दिया। BC को अगर x मानते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, x+1। अब अपना थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करके बताओ कि ऐसा कोई आपने ट्रिपलेट पढ़ा है जिसके अंदर 7 का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो आप कहोगे 7, 24, 25। तो देखना ये अगर मैं 24 लिखूंगा, एक बढ़ा करके इसे लिखेंगे तो इसका मतलब इसे आप 24 लिख सकते हो, इससे ये एक ज़्यादा है तो ये आप 25 लिख सकते हो। आपको सोल्व करके नहीं देखना, नीड ही नहीं है, मामला खत्म ही हो गया सीधे सीधे। अब क्या करेंगे, सवाल को सोल्व करेंगे। सेक सी काम में लोगे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। सेक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 25 बटा में क्या आ गया 24 प्लस कोट ए। कोट आपका क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये अगर आप काम में लोगे तो परपेंडिकुलर ये है, बेस आपका ये है, ठीक है। तो लिखना क्या पड़ेगा आपको, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस आपका 7, परपेंडिकुलर आपका 24। 24 दोनों का एलसीएम आ ही रहा है तो इसमें क्या कर दो, सीधे सीधे 7 ऐड कर दो, 32 बटा में 24। 8 से काट सकते हो 4 बार 3 बार, 4/3 आपका यहाँ से क्या हो गया रिजल्ट। ठीक सवाल, इसे मान सकते हो, आसान है। देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना 12 नंबर में देखना, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 264, 924 है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा भाई, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लिखते हैं हम लोग 2πRh, कितना है भाई 264। और वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम लिखा जाता है πr²h, तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी है भाई 924 लिखा जा सकता है। रेडियस और हाइट का रेशियो पूछ रहा है, तो अगर हम इसे सोल्व करें तो देखना इसमें इसका सीधे सीधे ही हम लोग डिवीजन कर देते हैं, तो पाई से पाई कटेगा, एच से एच कटेगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 से इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई 132, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है कि यहाँ तक बात अपनी जा रही है क्या। 8 से गुणा कर दूं, 9 से तो होगा ही नहीं, 13 7 91 काफी ऊपर चला जाएगा। 8 से करूं तो यहाँ पर तो यही बना, 16 6 आना चाहिए। 7 से करोगे तो देखना 7 गुणा 2 14, 7 3 21 और 1 22, 7 और 2 9। इसका मतलब ये जो बात है आपकी ये 7 टाइम कट गई, ऊपर कुछ नहीं इधर कुछ नहीं। आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है भाई 7, ठीक है। आर की वैल्यू आपके पास 7 आ गई तो ये वैल्यू आप इसमें रख दो, 2πr 7 जब होता है तो 2πr की वैल्यू कितनी होती है 44, इंटू में h, टेबल का यूज किया 264। किससे कट रहा है भाई, गुणा करना जरा, 6 से कटते हुए दिख रहा है, 40 को 6 से करोगे तो 240 और 6 4 24, देखो 6 4 24, 2 26, h की वैल्यू कितनी आ गई 6। रेशियो क्या पूछ रहा है अभी, रेडियस 7, हाइट 6, ये आपका आ गया रिजल्ट। टेबल का थोड़ा सा यूज करना था, किससे कैंसिल आउट होगा, क्योंकि रिजल्ट तो आपके परफेक्ट से ही बन रहे हैं, कुछ उलझे हुए आपको दिख नहीं रहे, तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते कि अच्छा ये इससे इतने गुना पर बैठा है, क्रॉस चेक भी करते हुए चलते, थोड़ा सा टेबल का यूज करते, तो ये कैलकुलेटिव नेचर में सवाल आता है, बट ये आसानी से आपका डील हो सकता था। चलो भाई सवाल नंबर 13 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो एक कार्य करने के लिए ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7 3 5 है, एक साथ वे 21 दिन में कर सकते हैं। 15 दिनों के लिए ए सी ने काम किया, शेष काम भी। इफिशियंसी दे दी, मतलब सवाल आसान है। ये लोग काम कितने दिन में कर सकते हैं भाई 21 दिन में। टोटल वर्क कितना है, वर्क निकालेंगे, तीनों कर रहे हैं, 7 3 10 और 5 15, 15 इफिशियंसी है, 21 दिन तक ये काम किया, ये टोटल वर्क है। अब ये कह रहा है कि 15 दिन तक तो ए और बी ने भी काम किया है, ए और सी ने, ए की इफिशियंसी 7, सी की 12, तो 15 गुणा 12 ये टोटल वर्क था, ए और सी ने कर दिया। बचा हुआ काम किससे करवाना है, बी से। बी की इफिशियंसी आपके पास कितनी है भाई, यहाँ पर 3 है, डिवीजन कर दिया, कैंसिल आउट कर दे, 3 से कैंसिल आउट करोगे ये आपका 7 बार, 3 से करोगे ये आपका 4 बार, 15 दोनों में कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में 7 - 4 3 बचेगा, तो रिजल्ट अपना क्या मेंटेन हो गया भाई 45 लिखा जा सकता है।
एकदम नकली सवालों में आते हैं जिनमें इफिशियंसी आपको दे दे। देखना, ए ने 5,400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत। देखो, डेटा आपको परसेंटेज में दे रखा हो, रिजल्ट परसेंटेज में पूछ रहा हो, इस 5,400 की नीड नहीं है। क्या करें फिर? कुछ मानो ए ने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 30% का लॉस, इसका मतलब 70 रुपए में इसे बेच दिया। इस आदमी के जेब से कितने रुपए लग गए हैं भाई? ए की जेब से 100 रुपए लग चुके हैं। 100 में आर्टिकल खरीदा, 70 में बेच दिया, 30 का लॉस हो गया। फिर इसने क्या कहा कि उससे एक वस्तु और खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेच दिया। 70 का 60% कितना होता भाई? 7 6 42। तो इसका मतलब इसने फिर वस्तु जो 70 में खरीदी थी उसे 112 में बेच दिया। जेब से पैसा कितना लगा था? जेब से पैसा लगा था 100, जेब में पैसा आ कितना गया? 112। तो प्रॉफिट आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, सीधे सीधे कितने का है? 12% का, 12% का प्रॉफिट। ऑप्शन बी हमारा यहां पर हो गया करेक्ट। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखना जरा। देखो, एक ट्राइंगल PQR में QT जो है वो परपेंडिकुलर है PR के, SQR पर बिंदु है, फिर कुछ एंगल दे रखे हैं, रिजल्ट बताना है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। PR पर परपेंडिकुलर है तो PR को यहाँ ले लो और Q ले लिया आपने, और QT जो है वो परपेंडिकुलर है आपका PR पर। ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। S क्या कह रहा है? QR पर एक पॉइंट है। S जो आपका है QR पर एक पॉइंट है, कहीं भी ले लेंगे हम लोग। फिर एंगल बता रहा है PSQ, PS और Q, PSQ की वैल्यू जो है वो बता रखी है P डिग्री है। फिर आगे कहा TQR, T आपका और यहां से Q आपका और R आपका, तो ये एंगल आपको इसने दे रखा है 46 डिग्री। SPR की वैल्यू आपको यहां से दे रखी है 32 डिग्री। पूछा क्या है कि P की वैल्यू क्या होगी? इससे नकली तो और क्या सवाल होगा? देखो, सब दे रखा है, ये 90 है, ये 32 है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा भी? 58, क्योंकि इन दोनों का सम आपका 90 बनना चाहिए। 50 30 80 और ये 58, तो ये भी कितना होगा भाई? 58 हो जाएगा। 58 और 58 तो ये है, ये 46 है, दोनों को ऐड किया, 8 6 14 5 4 9 और 1 10, 104 डिग्री, तो इनका ही सम हो गया। तो इसका मतलब इसका सम, इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी हो जाएगी? 76 डिग्री। लैंग्वेज सवाल की बिल्कुल बड़ी थी, लेकिन सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो बड़ा ही स्मूथ वे से आपका निकल रहा था। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 16। में देखो, 3 sin थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करके देखें पहले। cos स्क्वायर थीटा है, ये वैल्यू तो कोई भी रख दोगे आप। थीटा की वैल्यू 30 रखो, 45 रखो, 60 रखो, स्क्वायर होगा तो अंडर रूट बनेगा ही नहीं, ठीक है, अंडर रूट हट जाएंगे। तो साइन थीटा की वो वैल्यू रखें जहां पर अंडर रूट ना बने। थीटा की वैल्यू रखो आप 30 डिग्री, 30 रखोगे तो 3 इंटू 1/2, ये 3/2 हो गया। यहां 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू 2 अपॉन में आपकी कितनी मेंटेन होती है भाई? सॉरी, √3 अपॉन में 2, स्क्वायर करोगे 3 अपॉन में 4, 2 से 2 4 कटेगा, 2 आ जाएगा। 30 डिग्री पर जस्टिफाई, इसको इतना डिटेल में 3-4 बार पढ़ाया जा चुका है कि वैल्यू कौन सी रखें, ये भी अपना चैलेंज है। यहाँ तो चलो 30 से शुरुआत करते, बात जस्टिफाई हो गई, लेकिन कई बार हम सीधे 60 डिग्री भी उठाते हैं, कई बार हम सीधे 45 डिग्री भी उठाते हैं। तो उनका रीजन सिंपल है। 10 स्क्वायर 30 डिग्री, क्या रिजल्ट देगा भाई? 1/3। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक कोस थीटा की वैल्यू √3/2 होती है, सेक 30 डिग्री की 2 अपॉन √3, स्क्वायर करोगे 4/3 आ जाएगी, माइनस कोसेक स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोसेक 30 की वैल्यू 2, स्क्वायर कर दोगे तो 4, सोल्व करोगे 3 एलसीएम आ गया, 4 और 1 5, 5 में से 4 3 12 चला गया, तो रिजल्ट -7/3 यहां से अपना क्रिएट हो गया। इजी सवाल था। चलो भाई देखना जरा,
टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपोन में टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर के प्लस वन अपोन के माइनस वन है। सी एंड डी रूल से इस सवाल को करें तो बड़ा ही स्मूथ तरीके से हो जाता है। लेफ्ट में दो वैल्यू हैं, टेन साइन, बीच में प्लस, राइट में के प्लस वन, इधर टेन माइनस साइन बराबर के माइनस वन। सीधे सीधे सी एंड डी रूल लगाओगे तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा अपोन साइन थीटा, पहली वैल्यू में दूसरी का डिवीजन, तो यहाँ के अपोन में वन आ जाएगा। के की वैल्यू पूछी है, ये लिखोगे साइन अपोन कोस, साइन से साइन कट जाएगा, कोस है, कोस ऊपर जा करके लिखा जाएगा सेक थीटा बराबर के। या फिर वही है, सी एंड डी रूल नहीं आता है तो फिर मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, कैलकुलेटिव नेचर हो जाएगा। जिस बच्चे को सी एंड डी आता है, सिखाए जा चुके हैं भाई, पुराने सेशंस देखना, सी एंड डी जिसको आता है उसके लिए सवाल, मतलब अगर मैं सीधे कहूँ तो मुझे वर्बली दिख रहा है, टेन अपोन में साइन, साइन से साइन कटा, नीचे कोस है, उसको लिख दिया सेक, ऑप्शन बी पर टिक मारा और निकल गए। मतलब 5 सेकंड के अंदर भी काम सोल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखना भाई, देखो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 और क्रिएट क्या करना है 8x क्यूब प्लस 1 अपोन 8x क्यूब। इसका मतलब यहाँ भी 2x चाहिए और 1 अपोन में भी 2x चाहिए। तो आप इसमें क्या करो भाई, 2x का डिवीजन करो। तो पहली टर्म क्या बनेगी, 4 से 2 कटेगा, 2 बचेगा x स्क्वायर, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग 2x का डिवीजन कर रहे हैं। फिर जो 1 है उसमें भी क्या होगा 2x का डिवीजन। फिर देखो जो माइनस का 6x है उसमें आपने 2x का डिवीजन किया, x से x कट गया, 2 6 से कटेगा 3, उसे राइट में भेज दिया, यहाँ पर 3 मेंटेन। यहाँ से यहाँ क्यूब में जाओगे तो क्या लिखोगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 गुणा में 3 और मल्टीपल क्या है आपके 2 और 1/2, तो ये लिखे जाते हैं 2 1/2, लेकिन ये कैंसिल आउट हो गए, तो रिजल्ट इसका क्या मेंटेन होगा 18। ठीक है, इजी सा सवाल था ये वाला भी, मतलब ये उन सवालों में आता है, आप चाहते तो आप इसे वर्बली डील कर सकते थे। अगला सवाल भाई, स्टार लगाना जरा इस सवाल के। देखो 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती आपको बताना है, और 0.4 और 2.4 का तृतीयानुपाती, इन दोनों का रेशियो। देखो यहां से बात को अंडरस्टैंड करना, मिड प्रोपोर्शन तो हमने ये सीखा था कि ऐसे निकलेगा, ठीक है भाई। इसका रेशियो आपको लेना है किससे, थर्ड प्रोपोर्शन, किसका 0.4 और 2.4। एक बात बताओ, 0.4 4 से 24 में गए, किससे गुणा किया आपने 6 से गुणा किया, 0.4 को भी 6 से करोगे तो 2.4 आ जाएगा। तीसरी वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या लिखना है 2.4 को 6 से। जिस टाइप से हमने प्रोपोर्शन पढ़े थे, आपने मेरे ख्याल से इससे पहले जो हमने पढ़ा था, आपने जीवन में भी वो कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा कि प्रोपोर्शन जीपी के कॉन्सेप्ट से बनते हैं। किसी किताब में नहीं है, कहीं यूट्यूब पर नहीं है, एकदम डिटेल में आपको बताया था। ये फॉर्मूला इसीलिए सीधे सीधे बात लिख दी, फॉर्मूला नहीं लिखा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन सेशंस को जरूर देखें। और प्रोपोर्शन के सवाल सीजीएल मेंस में भी पूछे जा रहे हैं लगातार। तो इसका मतलब क्या है, क्यों पूछ रहा होगा, इसलिए पूछ रहा होगा कि टिपिकल वैल्यू दे दी, बच्चा वही फॉर्मूला लगाएगा जो किताबों में होता है a² या b² का, उससे उसका टाइम किल होगा। तो अगर आपने अभी तक प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा है तो रेशियो चैप्टर में जाएं, सर्च कर लें बासु सर रेशियो चैप्टर, उसमें आपको प्रोपोर्शन मिल जाएगा। चलो यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल तो ऑलरेडी था, एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि इसे जब भी सोल्व करना है तो क्या करें। तो देखो एक तो ऐसा करो, इन पॉइंट को भेज दो भाई, 2 पर लगे थे तो इस पर भेज दिया दोनों। 48 से अंडर रूट करना है, ऐसी वैल्यू बना लो जिससे कि मामला आसान हो जाए। तो इसे मैं लिख लेता हूं 16 गुणा में 3। 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई 4। इस 3 को इससे गुणा करोगे, 100 को 3 से किया 324। 324 किसका होता है भाई 18 का, 18 का होता है, लेकिन 2 प्लेस पर पॉइंट लगा है तो ये 1 प्लेस पर आ जाएगा। इसकी इसके साथ कटिंग करनी है आपको, पॉइंट से पॉइंट आपने खत्म कर दिया। 4 से काटोगे इसको 6 बार, 6 से इसको काटोगे 3 बार, 3 से उसको काटोगे 2 बार, 1:2। ठीक है, मैं हर वो बात डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि कटिंग में भी कोई चित्रकारी नहीं करने की नीड होती है, क्या काट रहे हैं वो कर रहे हैं ये कर रहे हैं। अब आप चले तो जाते हैं ऐसे वीडियो में कि सवाल को 5 सेकंड में उड़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, 5 सेकंड में आपको ठीक से कटिंग करनी नहीं आती है।
लेकिन कॉमन सेंस नहीं है। बात लिखी हुई है कि मैथ्स को दो चुटकियों में खत्म कर देंगे, ट्रिक से खत्म कर देंगे, तो भागे भागे जाते हैं कि वहां से खत्म हो जाएगा। रिलेवेंट बात है, उसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो सवाल 2 मिनट में ही क्यों ना सोल्व हो, 5 मिनट में भी सोल्व हो रहा है, लेकिन टीचर ने आपको ये कह दिया ना कि इसको 5 सेकंड में उड़ा देंगे, तो इसका मतलब आप मान लेते हो हाँ 5 सेकंड में उड़ा है सवाल। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। देखो ट्राइंगल एडीसी में ई और बी क्रम से एडी और एसी पर बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल ए बी ई और एडीसी, ये एक वैसे देखा जाए तो आप फिक्स सा ही पैटर्न होता है। देखो ट्राइंगल आपका ए बी सी है, इसमें ई और बी क्रम से एडी और एसी पर, एडी, एक मिनट एडी कहाँ चला गया भाई, ट्राइंगल एडीसी था ना, ओके ट्राइंगल एडीसी। देखो ई है वो एडी के ऊपर है, ई को मैं ले लेता हूं एडी पर, ठीक है, और मेरे पास जो एसी के ऊपर पॉइंट है वो आपका बी है, ये मैंने ले लिया यहां पर बी। फिर इसने क्या कहा, एंगल ए बी ई की वैल्यू मैंने मान ली थीटा, ये वैल्यू किसके बराबर है, एडीसी के, ये भी वैल्यू आ गई थीटा के बराबर, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है कि ए ई की वैल्यू आपको दे रखी है 6, ये वैल्यू आपको दे दी 6, BC की वैल्यू आपको दे रखी है 2, BE की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो वाली दे रखी है 3, और फिर CD की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 5। असल में देखा जाए यहाँ पर 2 ट्राइंगल हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, बस ढूंढना बाकी है। जैसे ये लाइन आती है, क्योंकि ये एक फिक्स पैटर्न है, सिमिलरिटी के अंदर मतलब जो फिक्स पैटर्न होते हैं गिने चुने, जिससे क्या होता है पहले ही काम करके रखते हैं, हर एक पैटर्न के ऊपर 10-12 सवाल डिस्कस कर दिए, तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा जैसे ही लैंग्वेज पकड़ी सिमिलरिटी का सवाल होगा, दिमाग अवेयर हो जाता है कि जितने में डायग्राम बनाओगे उसके बाद तुरंत काम कर दोगे। सिमिलर हुआ कैसे, पहले तो देखो 2 ही ट्राइंगल हैं क्या, एक छोटा ट्राइंगल है, एक आपका बड़ा ट्राइंगल है। इस एंगल को अगर मैं अल्फा मानूं तो ये छोटे में भी है और ये अल्फा एंगल बड़े में भी है। दूसरा एंगल अगर मैं ये थीटा मानता हूं, ये छोटे में भी है और बड़े ट्राइंगल में भी थीटा है। बचे हुए ट्राइंगल एंगल को मैं बीटा मान लूं तो ये ऑटोमेटिक आपका बीटा होना ही है। तो जो 2 ट्राइंगल है वो आपके सिमिलर है। सिमिलरिटी में क्या होता है, एंगल चूज कर लो, उनके सामने का रेशियो लिख दो। जैसे इस ट्राइंगल में अल्फा के सामने, छोटे ट्राइंगल में भुजा कितनी है 3, तो अल्फा के सामने बड़े ट्राइंगल में भुजा कितनी आ गई भाई 5 आ गई, 3:5। अब आपका मन कर रहा है कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालने, जैसे इसमें थीटा के सामने की भुजा कितनी है भाई 6, तो इसमें थीटा के सामने भुजा क्या है आपकी AC, ये इससे कट गया 2 बार, 5 गुणा 2 10 आ गई, 2 ये है, इसको लिख दिया आपने क्या 8, ठीक है। आपको निकालना क्या था, AB प्लस DE आपको निकालना था, AB प्लस DE, D से E तक की दूरी, A से B तक, ये जस्टिफाई हो गई। फिर देखना इसको हटा दो, 3:5 मेंटेन होगा। अब हमें ये पूरी निकालनी है, बीटा के सामने छोटे ट्राइंगल में भुजा 8 है और इसके अंदर कितनी है आपकी AD, 8 5 40/3, तो ये पूरी की पूरी लेंथ अपनी कितनी आ गई 40/3, ठीक है। आपसे पूछ रहा है AB आपके पास आ गया 8 प्लस ये वाली जो वैल्यू है इसको, तो क्या कर लें, इस पूरी में से 6 को लेस कर दें, 40/3 में से 6 को लेस कर दिया, ये इससे कटेगा 2 बचेगा, एलसीएम 2 भी कैसा बचेगा प्लस का बचेगा, ऐड करोगे 40 6 46/3। सिमिलरिटी देखो 7-8 घंटे का कम से कम मान के चलते हो तो एक पार्ट आपका होता है ज्योमेट्री का, हर पार्ट पर कमांड की जाती है। हिंट में आपको जैसे शुरुआत में जो पहला ही सवाल IB सीरीज में सिमिलरिटी का आया था, बिल्कुल मैंने एकदम डिटेल में बताया था, दूसरे सवाल को भी डिटेल में बताया होगा। फिर धीरे धीरे मैं हिंट करना स्टार्ट कर देता हूं कि ये पढ़ रखा, ये पढ़ रखा, यहां अपने को नीड थी तो कुछ चीजें तो पहले बताई दी थी, कुछ चीजें अब बोर्ड डिस्कस कर ली। एग्जाम में मेरे हिसाब से इतनी कलाकारी नहीं दिखानी होती है कि जो भी साइड है इसका 5/3 हो रहा है, तो इसका मतलब छोटे ट्राइंगल में आपको जो भी साइड दे रखी है अगले वाले में फिर दिमाग लगा करके उसका 5/3 कर दो। जैसे 3 से 5 हुआ 5/3, 6 थीटा के सामने है, 6 का 5/3 करोगे 10 आ जाएगा सामने की ये वैल्यू, ये नहीं करना है, ये अनवांटेड काम है। ऐसे ही फिर दिमाग लगाओगे, ये पूरी की पूरी साइड इसके अंदर बीटा के सामने 8 है और यहाँ बीटा के सामने, तो इसका मतलब 8 का 5/3 करोगे तो 40/3। एग्जाम हॉल में ये दिमाग आपको नहीं लगाना होता, ये सारा का सारा खेल अनवांटेड है। एक छोटा सा डायग्राम बनाया, उसके बेसिस पर तुरंत डील कर गए। तो सेशन कंटिन्यू देखें और लगातार देखें भाई, कंटिन्यू देखेंगे तो ही उनसे इंप्रूवमेंट होगा।
अगला सवाल देखना भाई, a² + b² + c² प्लस का 27, क्या सिखाया था भाई इसमें? वैल्यू अगर आप गौर से देखोगे तो आपको कहा था कि राइट साइड में वैल्यू चली गई, स्क्वायर का पैटर्न था, पढ़ चुके हैं रेलवे सीरीज में। जो राइट साइड में 6a + b + c है, इसमें से 2 रख लो, 3 को अंदर भेज दो, तो अंदर क्या जाएगा 3a + 3b + 3 का c। तो यहां पर असल में देखोगे तो ये पैटर्न असल में पहले वाला क्या बनेगा, a - 3 का स्क्वायर, b - 3 का स्क्वायर, c - 3 का स्क्वायर, 3 3 3 स्क्वायर करोगे तो 9 9 9 27, तो a = b = c। ये बातें हम सीख चुके हैं और वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3। ठीक है, b² c² से b³ c³ कट गया, तीनों बराबर हैं, a³ का क्यूब रूट करना है, रिजल्ट a ही आएगा, तो इसका मतलब 3 आपका क्या हो गया आंसर। पुरानी सीरीज जरूर देखें भाई। मुद्दा ये है कि कई बच्चों की एक शिकायत रहती है कि सर आप है ना हर सेशन के अंदर फिर से एकदम बेसिक से सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करते। देखो क्यों करें, उस बच्चे के साथ क्यों अन्याय करें जो लगातार मेरे सेशंस देख रहा है? ये तो उसके साथ अन्याय हो गया ना कि उसको हर सेशन में मैं टॉर्चर कर रहा हूँ। कोई भी सेशन अगर आपको जैसे ये सवाल दिख रहा है कि इसको सर आपने सीधे कर दिया, तो कम से कम इस सवाल को हमने 5 या 6 बार डिटेल में डिस्कस किया है। रेलवे की सीरीज को रेलवे की सीरीज ना ले कि रेलवे ही तो नाम लिखा हुआ है, ऐसे सवाल एसएससी में नहीं आएंगे, ये फिर आपकी मूर्खताएं हो जाती हैं। रेलवे सीरीज नहीं है भाई, उसके पेपर देखो, पैरेलल में सीजीएल के पेपर उठा करके देखोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि भाई उसी लेवल को मेंटेन कर रखा है। ठीक है, वहां एक एक सवाल जब भी नई पहली बार हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, वैसा ही सवाल दूसरी बार तीसरी बार, मतलब 5-6 बार उस सवाल को एकदम डिटेल में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद कहीं हम लोग उनको सीधे अटेम्प्ट करते हैं। अगर मैं हमेशा ही ऐसे करने लग जाऊंगा तो जो लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं वो तो टॉर्चर होके वैसे ही भाग जाएंगे। नए वाले घूमते फिरते आने हैं, वो उनका वैसे ही आने का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ जो मेरे सेशंस कंटिन्यू देख रहे हैं और घर पे भी मेहनत कर रहे हैं। चलो भाई, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 तक ही। आपको सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर करें। आपका कोई सजेशन है तो भी कमेंट करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।